वोल्टेरिस को डिफीट करने के बाद फाइनली ऐश की रैंक 8 हो चुकी थी एंड वो टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स में एंटर कर चुका था। दूसरी तरफ वोल्टेरिस टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर से बाहर हो जाता है और काफी डिसअपॉइंटेड होता है। ऐश और वोल्टेरिस लास्ट बार हाथ मिलाते हैं। ऐश स्टेडियम के बाहर आने वाला होता है कि तभी राइडन वहां पर आ जाता है और बोलता है रुक जाओ वोल्टेरिस, मैं भी एक पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप का पोकेमॉन ट्रेनर हूँ और मैं भी टॉप 8 में शामिल होना चाहता हूँ। मुझे तुमसे फाइट करनी है। राइडन एक काफी हाई रैंक पोकेमॉन ट्रेनर था और ये वोल्टेरिस के पास काफी अच्छा चांस था अपने रैंक को इम्प्रूव करने का, जो कि उसने अभी अभी खो दिया। वो अपने सारे पोकेमॉन्स को पोकेमॉन सेंटर में हील करवा लेता है एंड फाइनली वो राइडन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और बैटल शुरू हो जाती है। ये बैटल काफी इंटेंस थी पर वोल्टेरिस सिर्फ और सिर्फ अपने 2 पोकेमॉन्स का यूज करके राइडन के तीनों पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है और वो रैंक 11 से 10 पर आ जाता है। स्टिल उसकी रैंक टॉप 8 में नहीं पहुंची थी। हारने के बाद राइडन काफी डिसअपॉइंटेड होता है बट अब ऐश और उसके फ्रेंड्स सभी लोग बाहर आ जाते हैं। मिस्टी कहती है टॉप 8 टूर्नामेंट स्टार्ट होने में अभी भी 3 महीने बाकी है और ऐश ऑलरेडी टॉप 8 में पहुंच चुका है। अब तुम बाकी के 3 महीने क्या करने वाले हो? ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है ऑफ कोर्स वही करूंगा जो कि हर बार करता हूँ। मैं अपने पोकेमॉन्स को ट्रेन करने वाला हूँ, फ्यूजन फेनोमेना को परफेक्ट करूंगा और अपने पोकेमॉन्स को न्यू अटैक भी सिखाऊंगा। क्योंकि भले ही अभी तक का मेरा रास्ता काफी इजी रहा हो पर टॉप 8 में सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स आने वाले हैं। और हेक्टर के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, जिसने सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स का यूज करके सिल्वर के पूरे पोकेमॉन टीम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वही सिल्वर जिसको डिफीट करने में मुझे 5 पोकेमॉन्स लगे थे। इससे पता चलता है कि हेक्टर मेरे लेवल से काफी आगे है एंड अगर मुझे किसी भी तरह से हेक्टर को डिफीट करना है तो काफी कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन 3 महीनों में ही पॉसिबल हो सकता है। मिस्टी, ब्रॉक और सेलिना सभी ऐश के बाद से एग्री करते हैं। उनको पता चलता है कि सोल्टा सिटी के पास में ही एक आइलैंड है जहां पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स ट्रेनिंग करने जाते हैं। वहां पर कुछ पावरफुल वाइल्ड पोकेमॉन्स भी है जिनको ऐश कैच कर सकता है और अपने टीम में शामिल कर सकता है। बिना किसी देरी के ऐश और इसके फ्रेंड्स उसी आइलैंड में पहुंच जाते हैं और तब ऐश के बैग में कुछ वाइब्रेट होता है। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या चीज है। ऐश अपने बैग को खोलता है और वहां पर उसको एक काफी शॉकिंग चीज देखने को मिलती है। वो बॉक्स जो कि ऐश को मिस्टीरियस ओल्ड मैन से मिला था वो काफी तेजी से ग्लो कर रहा था और खुलने वाला था। ऐश बोलता है क्या इस बॉक्स से खुलने का टाइम हो चुका है? ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ओल्ड मैन ने कहा था कि सही टाइम आने पर ये बॉक्स खुल जाएगा और अब मेरे अकॉर्डिंग वो सही टाइम आ चुका है। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और धीरे धीरे कर वो बॉक्स पूरी तरह से खुल जाता है एंड उस बॉक्स के अंदर एक नोटिस लिखा हुआ था, इस बॉक्स का यूज करके तुम अपने पोकेमॉन्स को कुछ यूनिक मूव सिखा सकते हो जो कि नॉर्मल अटैक से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और याद रहे कि इनमें से कुछ मूव डुअल टाइपिंग के भी हो सकते हैं। मिस्टी बोलते हैं वाह, इस बॉक्स का यूज करके तुम अपने पोकेमॉन्स को कुछ न्यू अटैक सिखा सकते हो और सबसे यूनिक बात तो ये है कि इनमें से कुछ अटैक डुअल टाइप के हैं जो कि अनबिलीवेबल है क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा मूव नहीं है जो कि डुअल टाइप का हो। सारी अटैक सिंगल टाइप के होते हैं। ऐश बोलता है क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने पोकेमॉन्स को अनलिमिटेड अटैक सिखा सकता हूँ? ब्रॉक कहता है कि हाँ, हो सकता है पर इस मैसेज में और भी कुछ आगे लिखा हुआ है। ऐश और इसके फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि इस बॉक्स का यूज करके ऐश सिर्फ और सिर्फ 6 पोकेमॉन्स को न्यू अटैक सिखा सकता है और एक पोकेमॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक सीखेगा जो कि उनके टाइपिंग से मिलता जुलता होगा। ब्रॉक कहता है इम्प्रेसिव, सुनने में तो ये सारे अटैक काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और ये डेफिनेटली तुम्हारे पोकेमॉन्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ऐश अपने पोकेमॉन्स को और भी अटैक सिखाने के लिए काफी एक्साइटेड होता है और वो अपने सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल से बाहर निकाल देता है। पिकाचू, चार्जार्ड, ग्रेंजर, ड्रैकुनोस, म्यूटू और लुनारा सभी लोग बाहर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऐश नॉर्मली उनको इस तरह से बाहर नहीं निकाला करता था। ऐश कहता है कि मेरे पास एक काफी यूनिक बॉक्स है जो कि तुम सबको एक अटैक सिखा सकता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होगा और डुअल टाइप का भी हो सकता है। ब्रॉक कहता है कि अटैक सीखने के लिए तुम्हारे पोकेमॉन्स को एक एक करके इस बॉक्स के सामने खड़ा होना पड़ेगा एंड फिर ये बॉक्स तुम्हारे पोकेमॉन के टाइपिंग को आइडेंटिफाई करके उनको एक अटैक सिखा देगा जिसका नाम इस बॉक्स पे डिस्प्ले होगा और ये मैसेज पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड का वो कौन सा पोकेमॉन है जिसके पास सबसे ज्यादा अलग अलग तरह के एवोल्यूशन है। सबसे पहले ऐश का चार्जार्ड उस बॉक्स के सामने आ जाता है जिसके बाद वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद वो ग्लो चले जाता है और बॉक्स में एक मैसेज आता है कि चार्जार्ड ने इन्फर्नो विंग अटैक सीख लिया है। ये एक फायर फ्लाइंग टाइप अटैक है जहां पर चार्जार्ड अपने विंग्स का यूज करके अपोनेंट के ऊपर अटैक करता है और उनके ऊपर ब्लेजिंग फ्लेम्स लगते हैं जिससे उनको मैसिव डैमेज नहीं पड़ता बल्कि उनकी स्पीड भी कम हो सकती है और साथ में उनके बर्न होने के भी चांसेस होंगे। ऐश कहता है क्या इन्फर्नो विंग, ये तो सुनने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। चार्जार्ड एक बार इस अटैक को यूज करने का ट्राई करो। चार्जार्ड इस अटैक को यूज करने का ट्राई करता है। वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है और नॉर्मली यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हवा आया करती थी बट अब उससे ब्लेजिंग फ्लेम्स बाहर आती है जो कि अपोनेंट पोकेमॉन को काफी डैमेज दे सकती है।
चार्जर्ड अपने न्यू अटैक को सीखकर काफी खुश होता है। इसके बाद पिकाचू उस बॉक्स के सामने आता है और उसको एक न्यू अटैक मिल जाता है जिसका नाम थंडर स्पाइरल था और इससे अटैक तो पड़ता ही है पर साथ में अपोनेंट पोकेमॉन स्टन हो जाता है, यानी कि वो एक टर्न के लिए अटैक नहीं कर सकता। ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक लग रहा था। इसके बाद ऐश का न्यू पोकेमॉन यानी कि लुनारा बॉक्स के सामने आता है और उसको लुना स्टॉर्म अटैक मिलता है जो कि एक फेरी और डार्क टाइप का काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। ये मूव बैटलफील्ड पर जितने भी पोकेमॉन मौजूद है उन सबको डैमेज देता है। ब्रॉक कहता है इसका मतलब यह अटैक डबल बैटल्स के अंदर भी काफी काम आएगा, जहां पर यह बैटलफील्ड पर दोनों ही अपोनेंट्स को एक साथ डैमेज दे पाएगा। ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। अब बारी थी गेंजा की एंड उसको शैडो टॉरेंट अटैक मिल जाता है। ये एक वाटर और डार्क डुअल टाइप अटैक था, जहां पर गेंजा एक काफी बड़े वाटर टॉर्नेडो को क्रिएट करता है जिसमें डार्क एनर्जी भी होती है। अगर ये अटैक अपोनेंट पर लग जाता है तो उसका डिफेंस भी कम हो सकता है। इतना ही नहीं, हिट करने के बाद गेंजा का अगला अटैक और भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब ऐश का लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि म्यूटू बॉक्स के सामने आता है जिसको अपना न्यू अटैक यानी कि साई वर्ड मिलता है। ये एक प्योर साइकिक टाइप अटैक है जिससे अपोनेंट पोकेमॉन के नीचे एक टॉर्नेडो बन जाता है और उस पोकेमॉन की पूरी एनर्जी ड्रेन कर ली जाती है। इतना नहीं, अपोनेंट पोकेमॉन कुछ टर्न के लिए सो भी जाता है, जहां पर म्यूटू इजीली अटैक कर सकता है। अब फाइनली ऐश का लास्ट लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि ड्रैकुनोस उस बॉक्स के सामने आता है। ड्रैकुनोस को भी अपना न्यू अटैक मिल जाता है जो कि ड्रैगन हेलो अटैक था। ये एक ड्रैगन और साइकिक टाइप अटैक है। यह अटैक अपोनेंट पोकेमॉन को डैमेज नहीं देता है, बल्कि ड्रैकुनोस के आसपास एक रिंग क्रिएट हो जाती है जिससे कुछ टर्न्स के लिए ड्रैकुनोस के स्पेशल अटैक स्टैट और स्पीड स्टैट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और वो अपोनेंट पोकेमॉन को और भी डैमेज दे सकता है। जैसे ही 6 के 6 पोकेमॉन सारे अटैक सीख जाते हैं वैसे ही वो बॉक्स पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसका पर्पस पूरा हो चुका था। अब ऐश के सारे पोकेमॉन्स को अपने अपने न्यू अटैक मिल चुके थे। वो सारे अटैक को यूज करने का ट्राई करते हैं एंड सरप्राइजिंगली सारे अटैक अच्छी तरीके से काम कर रहे थे और काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। इसके बाद ऐश डिसाइड करता है कि वो अपने पोकेमॉन्स की बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग करेगा फ्यूजन फेनोमेना यूज करने के लिए। वो दोबारा से 3-3 पोकेमॉन्स की टीम बनाता है और सारे पोकेमॉन को एक साथ बैल करवाता है। इस बार एक टीम में चार्जर्ड, पिकाचू और म्यूटू थे, वहीं पर दूसरी टीम में ड्रैकुनोस, ल्यूनारा और गेंजा थे। इस बार टीम और भी काफी बैलेंस्ड होती है और दोनों ही टीम फाइट करना स्टार्ट कर देती है। बैटल काफी इंटेंस होती है। गेंजा फाइट करता है चार्जर्ड से, ल्यूनारा फाइट करता है पिकाचू से, वहीं पर ड्रैकुनोस फाइट करता है म्यूटू से। सारे पोकेमॉन्स एक दूसरे की मदद भी करते हैं जिससे उनकी बॉन्डिंग और भी काफी इंक्रीज होती है। सारे पोकेमॉन्स पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लग रहे थे। अब देखना यह था कि एंड में दोनों ही पोकेमॉन टीम में से कौन सी पोकेमॉन टीम जीतती है।